Hello students, welcome back to another video of case studies. I hope आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, जा जाइए। नहीं पढ़ रहे हो तो शुरू करिए, वीडियोस को देखिए, केस स्टडीज को सॉल्व करिए और बहुत अच्छे नंबर आप सबको बिजनेस स्टडीज में लेके आने हैं। अभी हम लोग केस स्टडी के नेक्स्ट वीडियो जो कि फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज को कवर करेगा, फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी केस स्टडीज है, अच्छे से कर लो इन केस स्टडीज को। आप बहुत इजीली आपके एग्जाम में आने वाली केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट केस स्टडी से। एक बार फाइनेंशियल मार्केट में हमने देख लेते हैं क्या है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां से आप शॉर्ट टर्म फंड्स रेज कर सकते हो। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करेगा, 25,000 के मल्टीपल्स में होगा, जीरो कूपन बॉन्ड बोलेंगे। कमर्शियल बिल लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी इनको इशू करेंगी जब उनको बैंक लोन के अलावा अल्टरनेटिव टू बैंक लोन कहीं से फंड्स की जरूरत होती है। कॉल मनी कौन करता है? बैंक करता है। एक बैंक दूसरे बैंक पे 15 डेज के लिए जब वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करते हैं, अनसिक्योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक इशू करेंगे जब वो टाइट लिक्विडिटी को फेस कर रहे होंगे। और फाइनली कमर्शियल बिल, जब आप बाइंग एंड सेलिंग उधार में करते हो तो जो सेलर है एक बिल बनाता है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल बनाते बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यहां पे आप इस केस स्टडी को रीड करिए और इसमें से इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको केस स्टडी में देखना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं कौन सा होगा। इसमें से हम लोग अंडरलाइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। तो यहां पे केस स्टडी मैं रीड कर रहा हूं, आप भी अपने मन में रीड करिए। Lending rate, the automobile industry is also facing a lot of problems and they also reduce the prices due to this position of tight liquidity. The Oberoi Bank decided to raise fund by issuing a unsecured short-term instrument. आप देखिए जो कि कॉर्पोरेशन और कंपनीज के और इंडिविजुअल्स के ऊपर वो इशू करेगा। तो ये कौन सा है? टाइट लिक्विडिटी कहां पे होती है? देखिए यहां पे टाइट लिक्विडिटी बैंक्स इशू करते हैं इनको कंपनीज, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स पे शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो पूरे तरीके से कौन सा पॉइंट होगा ये आपका? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो हम लोग आंसर लिख देंगे कि कौन सा है ये? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके बाद क्या पूछ रहा है देखिए, देखो कितना इजी है केस स्टडी। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द बैंक्स टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। तो अभी मुझे बताइए आप, कैश रिजर्व रेशियो वाला कौन सा होता है? यस, वेरी गुड, द आंसर इज कॉल मनी। तो हो गए अपनी पहली केस स्टडी सॉल्व। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करेगा? बैंक इशू करेगा जब वो टाइट लिक्विडिटी को फेस करेगा। कॉल मनी बैंक्स अगर उनको सीआरआर मेंटेन करना है, अगर उसके लिए फंड्स की कमी पड़ जाती है तो वो कॉल मनी को इशू करेंगे। अब आइए सेकेंड केस स्टडी पे। सेकेंड केस स्टडी में अब हम लोग देख लेते हैं हमसे वो क्या पूछ रहा है। अगेन वो हमसे क्या पूछ रहा है? As a finance manager of the company, explain the alternative to bank borrowing that the company can use to resolve the issue. तो मतलब आपको क्या बताना है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही बताना है जो कि अल्टरनेटिव टू बैंक है। तो अल्टरनेटिव टू बैंक कौन सा है? टाइट लिक्विडिटी क्राइसिस में जो अल्टरनेटिव टू बैंक, टाइट लिक्विडिटी क्राइसिस, दो वर्ड आपको मिल गए। तो देख लेते हैं यहाँ पे टाइट लिक्विडिटी क्राइसिस, अल्टरनेटिव टू बैंक। तो ये रहा अल्टरनेटिव टू बैंक लोन। देखिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं। और लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी इनको इशू करती है और जब वो टाइट लिक्विडिटी को फेस कर रही है तो अल्टरनेटिव टू बैंक लोन। तो ये आप आंसर दे देंगे। यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा केस स्टडी का? कमर्शियल पेपर। तो लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज इनको इशू करती हैं और ये अल्टरनेटिव टू बैंक लोन है जब उनको वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल के लिए उनको पैसा चाहिए। तो रॉ मटेरियल मतलब वर्किंग कैपिटल। तो यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन साइकिल, ये सब किसके हैं? वर्किंग कैपिटल के सब पॉइंट्स हैं। तो आपको यहां से याद रखना है, लिक्विडिटी क्राइसिस से याद रखना है और आपसे ये भी याद रखना है कि अल्टरनेटिव टू बैंक लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का?
कमर्शियल पेपर का। तो अपना यहां आंसर क्या हो जाएगा, कमर्शियल पेपर। तो आप देखिए बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेका लिमिटेड इज अ रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर नीड ₹10 करोड़। रीड करिए फटाफट से मन में इसको, बच्चों जल्दी रीड करो। यस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इट वाज डिसाइडेड टू अलॉट द सिक्योरिटीज टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनके ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो लोग पहले क्या करना चाहते हैं, शेयर्स को इश्यू करना चाहते हैं। तो कौन सा मेथड है, तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड होते हैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करना, ऑफर फॉर सेल करना, जहां पे हम मीडिएटर्स जो इश्यूइंग हाउसेस है उनको शेयर्स दे देती है कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी अपने सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देती है और अपने सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को देती है, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और राइट इश्यू में क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है। और ईआईपीओस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, वो बाकी जो शेयर्स है वो पब्लिक को दिए जाते हैं आफ्टर गिविंग द शेयर्स टू सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, सिलेक्टेड जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंपनी पैसा दे रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रेज 500 करोड़, ये सब है। फ्लोटेशन का अगेन आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है कि फ्लोटेशन का तो वही है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, उसके बाद अगला है प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यूज, ईआईपीओस। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कौन सा है। ऑफर फॉर सेल में किसको दिए जाते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, इशूइंग हाउसेस, ब्रोकर्स, उनको दिए जाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। तो यहां पे देखिए क्या वर्ड है, फर्स्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाला कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यस वेरी गुड, राइट इशू। तो यहां इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट इशू। तो इस तरीके से आप केस स्टडीज की, केस स्टडी बेटा बहुत इजी है, एक वर्ड आप याद रखिए, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो वो वर्ड्स आप थोड़ा सा की वर्ड्स का ना एक वो बना लीजिए अपनी नोटबुक में, एक कहीं पे लिख लीजिए, उनको बार बार एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवाइज करिए, आप बहुत इजीली केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, यूनाइटेड लिमिटेड इज अ प्रोपोजिंग टू इशू, अच्छा डिबेंचर्स इशू कर रही है वो, और डिबेंचर्स के बाद ये कंपनी क्या इशू करना चाहती है, डिबेंचर्स के बाद ये कंपनी क्या इशू करना चाहती है, देखिए डिबेंचर के बाद ये इशू कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो डिबेंचर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर टू थिंग्स इशूड बाय द कंपनी। तो डिबेंचर्स जो होंगे वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होते हैं, हम जानते हैं, लॉन्ग, जहां पे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज किया जाता है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है अभी हमने कवर किया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन सा है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे कौन से दो मार्केट इन्वॉल्व है, तो आप लिख देंगे डिबेंचर्स के थ्रू जब रेज करेगा कैपिटल मार्केट, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू जब फंड्स का अरेंजमेंट होगा तो दैट इज मनी मार्केट। और आपको फिर दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट। कैपिटल मार्केट में आप बता देंगे लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फंड्स रेज किए जाते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म। यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है ज्यादा रिस्क होती है, यहाँ पे कम रिस्क होती है मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि लंबे समय में आपका कैश कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस। जल्दी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन देख लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर डिमांड सप्लाई सब प्रेजेंट होता है, तो इजीली आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, लिक्विडिटी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्राइसिंग सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटीज की प्राइसिंग डिसाइड होती है। सिक्योरिटीज की प्राइसिंग कैसे डिसाइड होगी, डिमांड और सप्लाई से। सब चीजें यहाँ पे सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस होती हैं क्योंकि वेल रेगुलेटेड है, ठीक है, जो डीलिंग्स है वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है, वेल डिफाइंड है, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे है। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे कैसे है, क्योंकि शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे तो हमारे यहाँ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज है वो इंक्रीज होंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। उसके बाद इक्विटी कल्चर स्प्रेड होगा, डेट से हम लोग इक्विटी की तरफ मूव करेंगे, और हेल्दी स्पेकुलेशन, सही तरीके से आप पैसा कमाना सीख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो अब हम फटाफट से यहाँ पे लाइंस को समझते हैं, कौन कौन सी लाइन किस किस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रही है। इट क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूअस मार्केट विद द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो कॉन्टिन्यूअस मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज क्या की जाती हैं, बेची और खरीदी जाती हैं।
इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू इन्वेस्ट एंड डिसइन्वेस्ट। तो यहां से हमें पता चलता है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट। आप अपना पैसा कभी भी लगा सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। तो इससे पता चलेगा कि ये कौन सी आपके फंक्शन को हाईलाइट करेगा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। पुरानी जो सिक्योरिटीज है, एग्जिस्टिंग जो शेयर्स डिबेंचर्स है, उनको इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड रीइन्वेस्टमेंट, savings get channelized into their most productive investment avenues। तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बनेंगे और सेविंग्स बेटर तरीके से चैनलाइज होगी जहां उसकी जरूरत है। तो बताइए ये कौन सी फंक्शन को हाईलाइट करेगा? ये हमारे फंक्शन को हाईलाइट करेगा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस फंक्शन को। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको क्या होता है, आपकी सेविंग्स प्रोडक्टिव वे में यूज होती है, तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है और इकोनॉमी ग्रोथ होती है। उसके बाद टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स safe and fair deal in the market, the member of stock exchange is well regulated। देखिए अगला क्या है, वेल रेगुलेटेड। तो वेल रेगुलेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन है, कोई रिस्क वगैरह का चांस नहीं है। तो यहाँ पे आपका थर्ड कौन सा हो जाएगा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। उसके बाद क्या है, and taking effective steps in educating the public about the investment। तो पब्लिक को एजुकेट करना मतलब आप क्या कर रहे हो, इक्विटी कल्चर को स्प्रेड कर रहे हो। तो स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्चर, इस तरीके से आपको लाइंस को अंडरलाइन करना है और उनके जो फंक्शंस होंगे उनको दिमाग में रखना है और उसको फिर केस स्टडी में हाईलाइट करके उनको सोचना है थोड़ा सा। तो ये जब भी आपसे सॉल्व हो पाएगा जब आपको ये पॉइंट्स थोड़े से मालूम होंगे। तो ध्यान से आपको करना है। अभी पहले की तरह बिजनेस स्टडीज नहीं रहा कि आपने सीधा बस आंसर रट लिया और वहां पे एग्जाम में लिखा है वो नंबर मिल गए। अभी आपको केस स्टडीज फॉर्म में करनी पड़ेंगी चीजें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद देखिए, सुप्रियाज ग्रैंडमदर हु वाज अनवेल, उसने अपनी बेटी को दिया गिफ्ट पैकेट। सुप्रिया ने गिफ्ट पैकेट ओपन किया तो उसने बहुत सारे शेयर सर्टिफिकेट्स उसके अंदर देखे जो क्रम्बल्ड थे, मतलब से फटे टाइप को बहुत सारे क्रम्बल्ड थे। ठीक है। हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट दे हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय हर लेट ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर ने उसके ग्रैंडमदर को दिए और ग्रैंडमदर ने उस डॉटर को दिए। एज नो ट्रेडिंग इज नाउ डन इन फिजिकल फॉर्म, अभी ट्रेडिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। सुप्रिया वांट्स टू नो द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग व्हिच she is in the position to deal with these securities। तो बताइए फिजिकल वे में कोई डील नहीं होती, अब इलेक्ट्रॉनिक वे में डील होती है। तो कौन सा प्रोसेस होता है? यस, वेरी गुड, डीमैटेरियलाइजेशन। अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा, बहुत इजीली आप इन सारी केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप वीडियोस ढंग से देख लेंगे। तो डीमैटेरियलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आप जो शेयर्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज होती हैं, उनको किस फॉर्म में होल्ड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। उस प्रोसेस को हम डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। और जिस अकाउंट में वो सिक्योरिटीज होल्ड की जाती है उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, डीमैट अकाउंट। ठीक है। तो बताइए फिजिकल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है? वो चोरी हो सकती है, क्रम्बल्ड हो सकती है, फट सकती है, ट्रांसफर में डिले हो सकता है। ठीक है। और रख रखाव का भी ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है फिजिकल फॉर्मेट के, इसीलिए हम लोग कौन से पे शिफ्ट हुए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे पे शिफ्ट हुए। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी नहीं है, बट आपकी केस स्टडी सेबी की फंक्शन पे जरूर आ सकती है। सेबी के जो 3 फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन जो सेबी का होता है, और सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं। तो रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट, इनके हेड्स जरूर, सब हेड जरूर याद कर लीजिए। आपको वो एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिफाई करो और उसके 2 अदर फंक्शन बताओ। जैसे मैं एक छोटा सा केस स्टडी लेता हूं कि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। तो बताइए कौन से फंक्शन में आएगा? तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में आएगा। इसके कोई 2 और फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको कोई 2 और फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा प्राइस रिगिंग के कंसेप्ट को समझ लीजिए। प्राइस रिगिंग के कंसेप्ट अच्छे से कर लेना, और एक इनसाइडर ट्रेडिंग, दोनों कंसेप्ट को मैंने वीडियो में बताया है। प्राइस रिगिंग क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। ठीक है। प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस में फ्लक्चुएशंस कर देना, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब पीछे से किसी और को शेयर्स दे देना, जो रियल बेनिफिशियरी उसको शेयर्स ना देके गलत तरीके से किसी और को शेयर्स वगैरह दे देना, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो दैट्स ऑल फॉर इट।
आप अच्छे से इस वीडियो को एक दो बार देखिए, बहुत इजीली आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी थोड़ी सी मेरी वॉइस वगैरह भी वीडियोस में एको कर रही होगी, क्योंकि अभी देखो मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है, मैंने अभी स्टार्टिंग करी है वीडियोस की। धीरे धीरे अगर आप लोगों का सपोर्ट मेरे को रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो ये सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपरेशन करते रहिए, आपने रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहनी है, बहुत अच्छे नंबर लाना है। उसके बाद सीवेट की भी प्रिपरेशन करनी है, अच्छा कॉलेज लेना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।